नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक गुर्जर श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 5 के विषय पर्यावरण के अंतर्गत पहला अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिश्तों की समझ। पार्ट 1 रिश्तों की समझ। जो हमारे आपस में जो रिश्ते होते हैं, माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, तो इन रिश्तों की समझ के बारे में इस पार्ट में हमें समझाया गया है। तो हम अध्ययन शुरू करते हैं। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? उसका उदासी का कारण किसने पूछा? सलमा ने संजना से। संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। उसकी उदासी का कारण क्या था? उसकी माँ की तबीयत का खराब होना। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मध्यांतर, जब हम विद्यालय आते हैं तो जो हमारा रेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं मध्यांतर। मध्यांतर में जो बैठकर वो आपस में बातें करती हैं, वो कैसे बातें करती हैं वह उस पाठ में दिया गया है। तो देखिए, सलमा बोलती है, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? संजना बोलती है, माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? देखिए प्रश्न, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। जो चिन्ह होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि इस पर प्रश्न पूछा है। डॉक्टर को दिखाया? संजना, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं। दादाजी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी वे उनके बच्चे, हम साथ साथ रहते हैं। देखिए बच्चों, जब सब एक साथ निवास करते हैं, जैसे इसमें बताया गया है, किसका परिवार है वो? संजना का, जिसमें दादाजी, ताऊ जी, चाचा चाची रहते हैं। तो ऐसे परिवार को हम, जो बड़ा परिवार होता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है। एक होता है छोटा परिवार, जो एकल परिवार होता है, जिसमें माता पिता और उसके बच्चे ही साथ में निवास करते हैं। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। इसमें बताया गया है कि संजना का परिवार जो है वो छोटा परिवार है, यानी एकल परिवार है। संजना का परिवार वो बड़ा परिवार है, यानी संयुक्त परिवार है। देखिए, जब हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, यानी वो एक मरीज़ के रूप में जब आ जाता है, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है, तो दवाइयाँ तो उसे ठीक करती ही हैं, लेकिन साथ ही परिवार की जिम्मेदारी जब बनती है कि उसे समय समय पर दवाई भी दे, उसकी देखभाल करे, समय पर उचित भोजन, जैसा डॉक्टर ने हमें बताया है, तो वह जल्दी ही रिकवर यानी जल्दी ही ठीक होने लगता है। तो ऐसा क्या है कि जब संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार होता है, तो वहाँ पर अच्छी देखभाल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो ऐसे फुर्सत में यानी फ्री रहता है। ठीक है। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में आपको जानकारी जो मिली उसमें क्या है? संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है, जिसमें सभी लोग रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मामा चाचा चाची और बच्चे। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे ही निवास करते हैं। देखिए, जैसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष यानी पेड़, तो पेड़ क्या होता है? नीचे उसकी जड़ें होती हैं, जड़ के बाद उसका जो मुख्य तना होता है
फिर वह आगे जाता है तो तनों से फिर छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, यानी उसका जो जड़ से तना, तने से छोटी छोटी शाखाएं, बड़ी शाखाएं, बड़ी से छोटी छोटी शाखाएं। ऐसे ही हमें हमारे अध्याय में भी परिवार का वंश वृक्ष बनाकर समझाया गया है। तो संजना का इसमें बताया है, संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष कैसे बनाया है। जैसा आप देख रहे हैं तो उसमें आप देखें इसका नाम है अर्दाराम, जो उसके परदादा जी हैं। क्या हैं? परदादा जी। और एक तरफ दी गई है धापूबाई, जो उसकी परनानी है। फिर है उसके नीचे उसके दादाजी का नाम मोतीलाल, और उसके दादाजी के जो बच्चे हैं यानी आपके पिताजी, उसका नाम दिया है जगदीश। और जगदीश की पुत्री यानी इस अध्याय में जिसका नाम है संजना, वह स्वयं है। इधर दूसरी तरफ दिखाया गया है कमला, जो उसकी नानी है, ऋतु जो उसकी माँ है, और संजना स्वयं। तो ये वंश वृक्ष बना के समझाया गया है। तो आप सभी अपने परिवार के पिता व माता, देखिए एक तरफ तो पिता का ही वंश वृक्ष बनाया गया है, एक तरफ बनाया गया है माता जी का वंश वृक्ष। तो आप भी क्या करेंगे, आपके पिता और माता का दोनों ओर के सदस्यों की सहायता, आप सहायता ले लें, माँ की सहायता ले लें, पिताजी की, और वंश वृक्ष आपकी नोटबुक में बनाएं। ठीक है। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया है? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? सलमा घर आकर अपने पिताजी से इन प्रश्नों को पूछती है तो आप सोचिए कि उसने, उनके पिताजी ने क्या उत्तर दिया होगा। क्योंकि जब हम शहर जब जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर, तो उसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है कि हम व्यवसाय यानी काम की तलाश में जाते हैं, या बच्चे कई बार उच्च शिक्षा पाने के लिए भी अपने परिवार से शहर की ओर पलायन करना पड़ जाता है। ठीक है। तो आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। पलायन के मीन्स वो अपने घर को, गाँवों को छोड़कर शहर में जाना। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। कहाँ पर? शहरों में। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवारों की सदस्य संख्या, उनकी आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव होता जा रहा है। किस कारण हो रहा है ये? संयुक्त परिवार के बंटने के कारण। इसी अध्याय में आगे हम अध्ययन करते हैं गोद लेना। गोद लेना, गोद लेना का मतलब अडॉप्ट करना। किसी माता पिता के यदि मान लीजिए संतान नहीं होती है तो वह किसी को गोद ले लेता है। यदि नहीं, बिल्कुल संतान नहीं है तो वह किसी भी अपने परिवार में से पुत्र को ले लेता है। कई बार क्या होता है, किसी माता पिता के लड़का तो है लेकिन लड़की नहीं है, तो उनकी लड़की की इच्छा है तो वो अपने परिवार में से किसी की बच्ची को गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि ये मैं इसको आज से पुत्री मानता हूँ, या पुत्र को लिया था पुत्र मानता हूँ। इसको बोलते हैं गोद लेना। ठीक है। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? योगी, ये मेरी छोटी बहन है मोहन, ये पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? यानी उसकी कोई छोटी बहन नहीं थी तो उसने पूछा कि भाई ये पहले तो दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? तो योगी अपने मित्र मोहन को क्या जवाब देता है, ये हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे पिताजी व माताजी ने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की
लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। तो गोद लेने की जो प्रथा है वो उसके बारे में इस पाठ में समझाया गया है कि कोई भी माता पिता यदि उसके लड़का नहीं है तो लड़के को अडॉप्ट यानी गोद ले सकता है, लड़की नहीं है तो लड़की को भी अडॉप्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं गोद लेना। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। इसी अध्याय में आगे हम अध्ययन करते हैं कौन किसके जैसा। कौन किसके जैसा, जैसा हम जानते हैं कई बार आपने देखा कि एक बहन की दूसरे बहन से शक्ल मिलती है, जैसे नाक नक्श जो मिलते हैं, है ना, आपस में भाई बहनों की जब शक्ल मिलती है ना तो वो आपस में उनके जो गुण मिलते हैं, नाक नक्श मिल सकते हैं, चाल ढाल, तो उसके बारे में भी इसमें समझाया कौन किसके जैसा। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो यह कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आँखें इसके चाचा जी जैसे हैं, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। तो इसमें जो समझाया गया है उनके नाक नक्श को समझाया गया है कि कौन किस पर गया, नाक कैसी है, हैं, आँखें कैसी है, उसकी सुंदरता कैसी है, तो उसमें समझाया गया है कौन किस पर गया है। तो ये क्या होते हैं, एक लक्षण होते हैं जो एक दूसरे में चले जाते हैं। इसके बारे में भी इसी अध्याय में हम आगे अध्ययन करेंगे। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिकी या वंशानुगत लक्षण यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, माता दादा दादी से माता पिता में जाना या नाना नानी से बच्चों में आना, इसको बोलते हैं आनुवांशिकी या वंशानुगत लक्षण। ये वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं, क्योंकि वो आसपास से जो वातावरण से प्राप्त होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर एक प्रयोग किया और प्रयोग करके वंशानुगत के नियम को प्रतिपादित किया, इसलिए इसने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जो आनुवांशिकी के जो जनक हैं उन्हें कौन से वैज्ञानिक को कहा जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर पहले इसका अध्ययन किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं वंशानुगत लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करना। वंशानुगत या आनुवंशिक लक्षणों को डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इसके नए गुणों के निर्धारण के कई शोध किए। जब आगे जो शोध किए वंशानुगत के तहत, वो वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने इस पर कई शोध प्राप्त किए। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आनुवंशिकी गुण हैं उनके नए शोधों को प्राप्त करके हम सभी तक पहुंचाया। अब सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक निकालेंगे और नोटबुक में जो इस अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा है उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें, प्रश्न लिखें, साथ साथ उसके उत्तर भी लिखें। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर पूर्ति हमें करनी है। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना डैश डैश कहलाता है। डैश डैश का मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो खाली जगह पे क्या आना चाहिए, अभी हमने इस अध्ययन में पढ़ा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना
वंशानुगत लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए। जैसा कि हमारे अध्याय में भी दिया गया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें। आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो वैज्ञानिकों के नाम निम्न हैं। पहला, सर ग्रेगर जॉर्ज सर। ये मैंने जो सर बोला है, ये क्यों? क्योंकि इनको सर कह के भी पुकारा जाता था। पहला, जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। दूसरा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दूसरे में क्या लिखोगे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये आपके क्या बहुविकलात्मक प्रश्न है, ठीक है। वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया है दादा दादी, दूसरा बी नंबर नाना नानी, तीसरा माता पिता और चौथा इन सभी से। जैसा हमने अभी प्रश्न में पढ़ा कि वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इस ऑप्शन में हम जब चारों ऑप्शनों को पढ़ रहे हैं, तो ये चारों ही ऑप्शनों से हमें वंशानुगत लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द इन सभी से। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, आपकी माताजी की बहन के साथ क्या रिश्ता है? आपकी माताजी की बहन के साथ क्या रिश्ता है? इसका आप उत्तर लिखेंगे, माताजी की बहन के साथ क्या रिश्ता है? उत्तर लिखें मौसी। क्या लिखेंगे? मौसी। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है? उत्तर लिखें, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई जी, चाचा चाची, माता पिता व बच्चे रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माताजी, पिताजी और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस अध्याय में हमने क्या सीखा। इस अध्याय में हमने क्या सीखा? अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं, यानी संयुक्त परिवार से जो एकल परिवार में परिवर्तित होते हैं उसके क्या कारण है वह जाना। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, वह भी हमने इस चैप्टर में समझा। कुछ गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर जो बड़ा करते हैं उस प्रथा के बारे में भी हमने जाना। साथ ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो आनुवंशिकता के जो जनक कहे जाते हैं, उन्होंने क्या नियम प्रतिपादित किया उसके बारे में हमने जाना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके बारे में भी हमने जाना। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।